हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए दिल्ली करंट अफेयर्स की तरह आज की भी अपनी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास है शुरू करते हैं, जो आने वाले एग्जाम के अंदर चयनित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता है तहलका मचा दे, क्योंकि सफलता ही तहलका मचा सकती है। लेकिन जब तक सफल नहीं होगे, बहुत सारे लोग आपको ताने मारेंगे, लेकिन वही लोग जब आप सफल हो जाओगे तो वही लोग आपको कहेंगे अरे हमें तो पहले से ही इस पर विश्वास था। इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही आज करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है ना, भारत की प्रतिवर्ष जो बजट से एक दिन पहले जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ना, उससे एक दिन पहले है जो वार्षिक जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, वो किसके द्वारा पेश की जाती है, और वो की जाती है वित्त मंत्री द्वारा। और भारत की वित्त मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है जो भारत की वित्त मंत्री है, और उनके द्वारा ही जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो पेश की जाती है प्रतिवर्ष जब भी बजट आता है। बजट आने से जस्ट पहले इनकी एक दिन पहले जो पेश की जाती है। अब इन्होंने पेश कब की? उन्होंने पेश की है 22 जुलाई। कब की? 22 जुलाई 2024 को है जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश की। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, वो कब पेश करेगी? तो वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आज 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रहे कि किसके द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिनको क्या कहते हैं बजट, जिनको क्या कहते हैं बजट है, वो किसके द्वारा पेश किया जाएगा? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। और ये उनका 7वां बजट है। कौन सा बजट है? 7वां बजट है। इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि वो लगातार कई वर्षों से भारत की वित्त मंत्री हैं। इससे पहले भारत की रक्षा मंत्री भी थी। इस बात का ध्यान रहे। लेकिन प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण है जो कब पेश हुआ था? प्रथम हुआ था 1950 और 1951 के अंदर। और किसने किया था? जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण है वो भी पेश किया था। और उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो भी इन्होंने पेश की थी, जिसका नाम क्या है? जॉन मथाई। और उसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस महान सम्राट का 350 वर्ष बाद, वर्षों के बाद बाघ नख वापस भारत लाया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा महान सम्राट था जिनका जो बाघ नख, जो हाथ के अंदर फेंकने वाला एक बाघ नख था, जो आप हाथ के अंदर छुपा कर रख सकते थे, और शत्रु पर आप हमला करते समय अचानक वो बाघ नख से हमला कर सकते थे, ताकि वो शत्रु आप पर अटैक ना करे। जो भारत के महान सम्राट थे, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी। क्या नाम था?
छत्रपति शिवाजी था, जिनको बाघ नग पहना हुआ था, लेकिन आज से 350 वर्ष पहले इनको ब्रिटेन ले जाया गया था। किस देश में ले गए थे? ब्रिटेन ले गए थे, और वहां से अब भारत में वापस लाया गया, और ये कहां पर रखा गया? महाराष्ट्र के अंदर इनको रखा गया है। किस जगह पर रखा गया है? महाराष्ट्र के अंदर इनको रखा गया है। बाघनग भारत के महान सम्राट छत्रपति शिवाजी का था, इस बात का भी ध्यान रहे। लेकिन इनको मारा किसने? बाघनग से ना, बाघनग से इन्होंने अफजल खान को मार गिराया। क्योंकि एक समय आया था जो अफजल खान उस समय सम्राट थे, और उन्होंने शिवाजी को एक बातचीत के लिए, एक वार्ता के लिए इनको बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही गले मिलने का टाइम आया, उन्होंने सीधे शिवाजी पर अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन शिवाजी बहुत ही चतुर थे, और उन्होंने बाघनग से इतना खतरनाक हमला किया कि सीधे अफजल खान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसी के साथ उन्होंने इस बाघनग को फिर अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए, और आज से 350 वर्ष पहले ले गए थे, लेकिन अब इनको वापस लाया गया। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बढ़ेंगे लक्ष्य सीरीज की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण है लक्ष्य सीरीज, इस बात का भी ध्यान रहे। कि भूरे बालू है ना, भूरे बालू तो किस देश में पाए जाते हैं? क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भूरे बालू होते हैं ना, भूरे बालू वो किस देश में पाए जाते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि अधिकतर भालू होते हैं ना, वो काले कलर के होते हैं, लेकिन ऐसा एक देश है जहां पर भूरे बालू भी पाया जाता है, और वो देश है रोमानिया। कौन सा देश है? रोमानिया देश के अंदर है जो भूरे कलर के भालू पाए जाते हैं। उसके बाद देखो, अमृत वृष्टि सावधि योजना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के लक्ष्य सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भूरे बालू किस देश में पाए जाते हैं? रोमानिया के अंदर पाए जाते हैं। अमृत वृष्टि सावधि योजना क्या है? ये एक SBI की योजना है, भारतीय स्टेट बैंक है ना, उनकी योजना है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति 444 दिन तक अगर पैसा जमा कराता है, अगर वो 444 दिन तक अगर वो पैसे जमा कराता है, तो उस व्यक्ति को 7.25% का ब्याज मिलेगा। 7.25% का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। इस बात का ध्यान रहे, ये भारतीय स्टेट बैंक की योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि कोई भी व्यक्ति अगर धन जमा कराता है 444 दिनों के लिए, तो उनको 7.25% का ब्याज मिलेगा। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसे अखिल भारतीय पुरुष फुटबॉल संघ के मुख्य कोच बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस व्यक्ति को अखिल भारतीय पुरुष फुटबॉल है
अखिल भारतीय पुरुष फुटबॉल को जो के मुख्य कोच बनाया गया है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और वो व्यक्ति है मनोला मार्केज। तो मनोलो मार्केज है वो व्यक्ति है, और ये मनोलो मार्केज कहाँ के हैं? ये स्पेन के। किस देश के हैं? स्पेन के मनोलो मार्केज है। उनको अखिल भारतीय फुटबॉल पुरुष के मुख्य कोच बनाया गया है, इस बात का भी ध्यान रहे। और अखिल भारतीय फुटबॉल जो मुख्य फुटबॉल है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि स्थापना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनकी स्थापना हुई थी 1938 के अंदर हुई थी। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि जो अखिल भारतीय महिला जो फुटबॉल है, इनके मुख्य कोच कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अखिल भारतीय महिला जो फुटबॉल है, उनके मुख्य कोच कौन है? तो वो है थॉमस डेनरबी है, जो अखिल भारतीय जो महिला फुटबॉल है, उनके मुख्य कोच है, इस बात का भी ध्यान रहे, जिसका नाम है थॉमस डेनरबी। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। तो नोबेल विजेता है वो है रिगोबर्टा मेंचू है। रिगोबर्टा मेंचू को प्रतिष्ठित गांधी मंडेला पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है, क्योंकि भारत के महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही राष्ट्रपिता और भारत के राष्ट्रपिता दोनों का नाम है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता कौन है? नेल्सन मंडेला। इन दोनों के नाम से प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन इस समय ये पुरस्कार है किस व्यक्ति को दिया गया? नोबेल जो विजेता है रिगोबर्टा मेंचू है, उनको ये प्रदान किया गया है। उसके बाद देखो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लक्ष्य सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। कि भारतीय संविधान की जो 6 अनुसूची है, जो 6 नंबर की अनुसूची है ना, में कौन कौन से राज्य आते हैं? जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान की जो अनुसूची है 6, उसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। एग्जाम अंदर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जो 6वीं अनुसूची के अंदर नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? उसमें है सबसे पहले है असम। कौन सा है? असम है। उसके बाद है मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है, इन राज्यों को 6वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है, ताकि इनको सरकार की ओर से जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों को विशेष पैकेज दिया जाता है, इन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है, ताकि राज्य और भी डेवलप हो और भी आगे बढ़े। और उसके बाद देखो अगली लक्ष्य सीरीज की ओर, जो हमारी संसद है ना, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं?
तो बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमारी बड़ी विडंबना है कि इतने सारे इजी क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को नहीं आते हैं कि जो संसद की प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति के अंदर जो कितने सदस्य होते हैं, तो इन सदस्यों की संख्या होती है 30 सदस्य होते हैं जो प्राक्कलन समिति के अंदर होते हैं, इस बात का ध्यान रहे। और उसके बाद देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य सीरीज की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि देखो केंद्र राज्यों से संबंधित समितियां, तो केंद्र और राज्य सरकार के अक्सर बीच में मतभेद होते हैं। कभी केंद्र सरकार किसी राज्य को फंड ज्यादा देती है, किसी राज्य को कम फंड देती है, कोई राज्य विशेष दर्जे की मांग करता है। इसको लेकर लगातार केंद्र और राज्य के मध्य टकराव होता है। इन टकराव को कम करने के लिए केंद्र सरकार है जो समय समय पर है उन्हें बहुत सारे आयोग है, बहुत सारी समितियां गठित कर दी है ताकि उनके टकराव को कम किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले जो समिति आई थी वो आई थी सहकारिता समिति, और सहकारिता समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1983 के अंदर। और उसके बाद देखो एक और समिति आई जो राजमनार समिति है, और इनका गठन हुआ था वो हुआ था 1969 को। और उसके बाद एक और आया था आयोग जिसका नाम था फुंसी आयोग। और फुंसी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 के अंदर हुआ था। आज तक केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव को रोकने के लिए 3 समितियां या आयोग का गठन हुआ है, जिसके अंदर प्रथम है सहकारिता समिति, दूसरी है राजमनार और तीसरी है फुंसी आयोग। कब हुई थी? 1983, 1969 और 2007 के अंदर इन समितियों और आयोग का गठन हुआ था। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।